चंदू एक चोर था। वो स्टेशन पर खड़ा रहता था और जैसे ही ट्रेन चल देती थी वैसे ही खिड़की पर जो भी मोबाइल चलाता हुआ उसे दिख जाता था उसका मोबाइल फोन छीनकर वहाँ से भाग जाता था। ट्रेन चलने लगती थी, इसीलिए कोई ट्रेन से कूदने की हिम्मत भी नहीं कर पाता था। अरे वाह, आज तो आईफोन मिल गया। ये कम से कम 20-25 हजार में तो बिक ही जाएगा। चंदू मोबाइल लेकर चोर बाजार पहुँच गया। वो किसी दुकान पर जाकर मोबाइल बेचने लगा। अरे चंदू, आज तो लंबा हाथ मार लिया तूने, लेकिन ये इतना महंगा फोन मैं नहीं ले सकता भाई। इस मोबाइल में बहुत सिक्योरिटी होती है, मैं तुरंत पकड़ा जाऊंगा भाई। ए कमाल करते हो बिहारी लाल। मैं एक चोर होकर इतना महंगा फोन चोरी करते हुए नहीं डरा, और तुम ये फोन खरीदते समय डर रहे हो। यार तुम लोग तो दिन भर दुकान में बैठे रहते हो बे। हम लोगों को रिस्क लेना पड़ता है समझे, और मेहनत भी करनी पड़ती है। चुपचाप ये फोन ले लो समझे, वरना आप। इतने में पीछे से चंदू के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पलटकर पीछे देखा तो एक लंबा चौड़ा आदमी था। हाँ भाई, लाओ ये फोन मुझे दे दो। ठीक है, मुझे तो किसी ना किसी को फोन बेचना ही है। ले लो, निकालो 5000। हाँ, अपना हाथ आगे बढ़ाओ, देता हूँ। चंदू को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया वैसे ही उस आदमी ने चंदू के दोनों हाथों में हथकड़ियां पहना दी। इतने में बहुत सारे पुलिस वाले वहाँ पर आ गए। अरे ये सब क्या है? ये तो धोखा हुआ है मेरे साथ है। अच्छा, एक छोटा सा धोखा खाकर तुम्हें कष्ट हो रहा है, और जो तुम लोगों की मेहनत से कमाए हुए मोबाइल फोन, उनका पर्स चोरी कर लेते हो, तब उन लोगों पर क्या बीतती होगी। इस बात का तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ? मैं हूँ इस इलाके का एसीपी। तुमने इस बार गलत आदमी का फोन छीन लिया। इस तरह से पुलिस ने चंदू को जेल में डाल दिया। वो जेल में कभी कविताएं पढ़ा करता था तो कभी गाने गाया करता था। उसका व्यवहार देखकर सब लोग बहुत खुश हो गए और उसे जेल से 6 महीने बाद छोड़ दिया गया। देखो, तुम्हारे अच्छे व्यवहार की वजह से तुम्हें छोड़ा जा रहा है। बाहर निकलने के बाद मेरी नजर तुम पर हमेशा रहेगी। चोरी करना बंद कर दो, कुछ ढंग का काम धंधा करो। लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मुझे काम कौन देगा? तुम्हें दूसरे के यहाँ नौकरी करने को किसने कहा? बर्गर, पिज्जा, पापड़, गोलगप्पे, चाय, कुछ भी बेचो। खैर, चंदू 6 महीने बाद जेल से छूटकर अपनी झोपड़पट्टी में आ गया और मन ही मन सोचने लगा। एसीपी साहब ने बिल्कुल सही कहा। आखिर कब तक मैं चोरी करता रहूंगा? बार बार पकड़ा जाऊंगा। मैं अभी तक स्टेशन पर चोरी करता था, तो अब स्टेशन ही एक तरीके से मेरा घर बन चुका था। तो मैं क्यों ना स्टेशन पर ही चाय या गोलगप्पे बेचूं? चाय तो बहुत लोग बेचते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, गोलगप्पे बेचता हूँ स्टेशन पर। अगले दिन ही चंदू ने गोलगप्पे की एक टोकरी बना ली और अपनी खोपड़ी पर रखकर स्टेशन पहुंच गया। तभी स्टेशन पर ट्रेन आ गई और चंदू गोलगप्पे की टोकरी खोपड़ी पर रखकर ट्रेन के अंदर घुस गया। गोलगप्पे ये खा लो, गोलगप्पे या। मेरे गोलगप्पे का पानी देखते ही आप लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा। हाँ। अरे भाई साहब, ये गोलगप्पे कैसे दिए? 10 का 4। अरे बाप रे, गोलगप्पे में मटर की जगह सोना चांदी डालते हो क्या? बिल्कुल टोपा हो क्या भैया? सोना चांदी गोलगप्पे के अंदर कौन डालता है? और अगर सोना चांदी डालकर बेचूंगा भी तो 10 रुपए का 4 नहीं, 10 लाख का 1 बेचूंगा। मोटे खाना तो खाओ, वरना प्रभु के गुण गाओ। अरे नहीं भाई, हमें नहीं खाना इतना महंगा गोलगप्पा। लेकिन लड़कियों और औरतों को तो गोलगप्पे बहुत पसंद होते हैं। वैसे भी ट्रेन के अंदर गोलगप्पे कहाँ मिलते हैं? कम से कम भाई साहब गोलगप्पे बेच तो रहे, यही बहुत बड़ी बात है। लाओ भैया, इधर ले आओ, हमें गोलगप्पे खिलाओ। दिन भर मेहनत करके उसने 300-400 रुपए कमा लिए, लेकिन जब वो घर पहुंचा तब वो ज्यादा खुश नहीं था और बहुत थक भी चुका था। पहले तो मुझे लगा कि चोरी करने से अच्छा गोलगप्पे बेचना होगा, लेकिन मैं एक प्लेट गोलगप्पे में सिर्फ 3 रुपए कमा पाता हूँ। इससे अच्छा तो मेरा चोरी का धंधा था। एक झटके में 3-4 हजार अंदर कर लेता था मैं। गोलगप्पे का सहारा लेकर ही कुछ अलग सोचना पड़ेगा। चंदू रात में प्लान सोचने लगा और सोचते सोचते सो गया और उसे एक आइडिया आया। सुबह उठकर उसने फिर से गोलगप्पे की टोकरी तैयार की और ट्रेन के अंदर घुस गया। गोलगप्पे ये 10 के 20 से, खा लो तीखे और चटपटे गोलगप्पे 10 के 20 से। 10 के 20 गोलगप्पे सुनकर ट्रेन में बैठे सभी यात्री हैरान हो गए। ओए गोलगप्पे वाले, इतने सस्ते गोलगप्पे क्यों बेच रहा भाई? 20 दिन पुराने खराब गोलगप्पे तो नहीं बेच रहा है? उस आदमी की बात सुनकर चंदू को गुस्सा आया। उसने उस आदमी से कहा, तुम लोगों को हर बात में समस्या होती है। महंगा बेचो तो भी दिक्कत, सस्ता बेचो तो भी दिक्कत। अगर मेरे गोलगप्पों में जरा सी भी खराबी निकली तो मैं अपनी बीवी तुझे दान कर दूंगा, और अगर मेरे गोलगप्पे बिल्कुल ताजा निकले तो तुझे अपनी बीवी मुझे दान करनी होगी। बोल मंजूर है? ये कैसी शर्त है भाई? क्यों? अगर तुझे इतना ही कॉन्फिडेंस है कि मेरे गोलगप्पे खराब है तो डर क्यों रहा है? अरे भैया छोड़ो इन लोगों को, ये मर्दजात होती ही ऐसी है, हर बात पर शक करने की बीमारी होती है। इतने सस्ते गोलगप्पे बेच रहे हो तुम, आज के बाद तो मैं हर रोज इस ट्रेन में सफर किया करूंगी। जल्दी से हमें गोलगप्पे खिलाओ, अब रहा नहीं जाता।
चंदू सभी को गोलगप्पे खिलाने लगा। धीरे धीरे वहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ लग गई। आदमी, लड़के, औरतें, लड़कियाँ सब उसके पास आ गए। भीड़ का फायदा उठाकर उसने लोगों की बहुत सारी पर्स मार ली। रात को जब वो घर पहुँचा और बैग खोला तो उसमें ढेर सारे पर्स थे। ये हुई ना बात। इस तरह उसके पास करीब 30,000 रुपए इकट्ठा हो गए। क्या बात है, ये प्लान तो कामयाब हो गया। एक ही दिन में 30,000। ऐसे तो कुछ ही दिनों में मैं लखपति बन जाऊंगा। तो ये उसका अब रोज का काम हो गया। सस्ते गोलगप्पे के लालच में लोग उसके पास भीड़ लगा लेते थे, जिसका फायदा उठाकर वो लोगों के पर्स बहुत ही आसानी से मार लिया करता था। ऐसा करते करते महीनों बीत गए। एक रात जब चंदू पर्स गिन रहा था, तब उसे एक बहुत ही सुंदर पर्स दिखाई दिया। वो पर्स कुछ अलग ही लग रहा था और मजबूत भी था। अरे वाह, ये पर्स तो दमदार है, इसे तो मैं ही रखूंगा। अगले दिन फिर वो टोकरी लेकर स्टेशन पहुंच गया। ट्रेन के अंदर वो फिर से लोगों को गोलगप्पे खिलाने लगा। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी ने जाकर आरपीएफ से शिकायत की। साहब, लगता है स्टेशन पर पर्स मारने का कोई गैंग आ गया है। अगर ऐसा कुछ होता तो हमें पता न चलता। यहाँ स्टेशन पर हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर कोई चोर होता तो पकड़ा जाता। मेरा बेशकीमती पर्स चोरी हो गया है, मुझे लगा यही चोरी हुई होगी। तभी वहाँ चंदू आ गया और जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। जल्दी जल्दी आओ, लूट लो 10 के 20 गोलगप्पे। तभी आरपीएफ ऑफिसर की नजर उस पर गई। मैं काफी महीनों से देख रहा हूँ, ये पानीपुरी वाला जैसे ही आता है वैसे ही हजारों लोगों की भीड़ लग जाती है। हाँ साहब, आप भी एक बार चक्कर देखिए। आरपीएफ ऑफिसर उस आदमी के साथ चंदू के गोलगप्पे खाने चला गया। गोलगप्पे तो उसे बहुत पसंद आए। ये लो चंदू, पैसे काट लो। साहब 500 का नोट छुट्टे नहीं है क्या? अरे छुट्टे होते तो 500 का नोट क्यों पकड़ा था? ठीक है साहब, लाओ देता हूँ। चंदू ने छुट्टे देने के लिए अपनी जेब से पर्स निकाला। वो पर्स वही क्रोकोडाइल वाला था। आरपीएफ के साथ वाला आदमी वो पर्स देखकर हैरान हो गया। भाई साहब, ये पर्स किसका है? ये पर्स मेरा है, और किसका है? नहीं साहब, ये तो मेरा पर्स है। मैं इसी पर्स की शिकायत लेकर आपके पास आया था। मैंने मगरमच्छ की खाल से ये पर्स खुद बनवाया था। अच्छा, तो तू ही गोलगप्पे की आड़ में लोगों के पर्स मारता था। चल मेरे साथ। आरपीएफ वाला उसे थाने ले गया। वहाँ उसे वही एसीपी मिला। सर, यही वो चोर है जो अभी तक हजारों लोगों के पर्स चोरी कर चुका है। चंदू, मैंने तुझे समझाया था ना, फिर भी तू नहीं समझा। पिछली बार तो मैंने तुझे 6 महीने में छोड़ दिया था, पर इस बार तो लंबा अंदर जाएगा बे। तो इस तरह से चंदू चोर पकड़ा गया और उसे 20 साल की सजा मिली। इसीलिए हमें कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। कभी न कभी तो पकड़े जाना ही है। सुमन दिल्ली में रहती थी। उसके पापा चाट का ठेला लगाते थे। सुमन भी इस काम में अपने पापा का साथ देती थी। पापा, ये लो, सारे गोलगप्पे भी तैयार हो गए और पानी भी बना दिया। बस मीठी चटनी आप बना लो, मैंने हरी चटनी बना दी है। सुमन बिटिया, सारा काम तो तूने ही कर दिया। तू तो मेरी आदत खराब कर रही है बेटी। कुछ दिनों में तू ससुराल चली जाएगी तो तेरे बिना काम में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। तेरी बहुत कमी खलेगी बिटिया। बस रो दिए। सुमन, अब तू ही अपने पापा को संभाल। थोड़ी थोड़ी देर में मन भारी कर लेते हैं। पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं भी आपके और माँ के बिना नहीं रह पाऊंगी। पापा। नहीं बिटिया, ऐसे नहीं कहते। बेटियों को अपने ससुराल जाना ही होता है। केशव बहुत अच्छा लड़का है, तो ससुराल में बहुत खुश रहेगी। सुमन की शादी सूरत में तय हो गई थी। 1 महीने बाद सुमन की शादी थी, इसीलिए सुमन अपने माता पिता से दूर दूसरे शहर जाते थोड़ा उदास थी। सुमन बड़ी थी और एक छोटा भाई था जो अभी पढ़ रहा था। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और सुमन की शादी का दिन आ गया। सुमन के माता पिता उसे राजी खुशी डोली में विदा करते हैं। शादी के बाद सुमन दिल्ली से सूरत अपनी ससुराल आ जाती है। सुमन का पति केशव एक गैराज में गाड़ियों की मरम्मत करता था। सुमन समझदार थी। उसने आते ही पूरे घर को संभाल लिया। बस बहू, मैं और रोटी नहीं लूंगी, केशव को दे दे। बस एक ही रोटी देना, पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है बहू कि मैं एक रोटी भूख से बढ़कर खा गई। कहा माँ जी, 2 निवाले की 1 रोटी होती है मेरी छोटी छोटी। अब मैं आ गई हूँ ना, तो रोजाना आपको ऐसे ही गरम गरम मेरे हाथ का बना भोजन खाना होगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। हमारे तो भाग्य खुल गए बहू, जो तुम हमारे घर में बहू बनकर आई। जीती रहो। सुनिए, मैंने आपका टिफिन पैक कर दिया है, ये लीजिए। बस मैं 2 मिनट में आई। अब ठीक है, मैं बाहर तब तक मोटरसाइकिल निकालता हूँ। माँ जी, और क्या क्या राशन लाना है? बस यही बहू जो लिखवाया है, बाकी तुम अपने लिए जो चाहो खरीद लेना। ठीक है, मैं थोड़ी देर में लौटती हूँ। सुमन केशव के साथ मोटरसाइकिल पर बाजार चली जाती है। सुमन, कहो तो गैराज बाद में चला जाऊंगा। तुम अकेले घर सामान लेकर कैसे जाओगी?
अरे आप चिंता मत करो, मैं ऑटो ले लूंगी। केशव सुमन को बाजार में छोड़कर गैराज जाने लगता है। तभी उसकी मोटरसाइकिल के आगे कहीं से एक पत्थर आ जाता है। केशव की मोटरसाइकिल लड़खड़ा जाती है और वो बहुत तेज गिरता है। केशव को काफी चोट आ जाती है। सुमन कुछ ही दूरी पर थी। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? भाई साहब थोड़ी मदद कीजिए। चिंता मत करो बहन जी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोग सुमन की मदद करते हैं और केशव को बराबर के अस्पताल में ले जाते हैं। डॉक्टर केशव का इलाज करता है। कुछ देर बाद केशव को आराम मिलता है। ज्यादा गंभीर चोटें तो नहीं थी, पर केशव के पैर की हड्डी टूट गई थी। 2 दिन बाद केशव को छुट्टी मिलती है। माँ मैं ठीक हूँ, बस पैर की हड्डी में ही तो फ्रैक्चर है। कुछ महीनों में मैं ठीक हो जाऊंगा, चिंता मत करो। अरे माँ हो ना बेटा, तू नहीं जानता, जरा सी खरोच भी बच्चे को आ जाए तो माँ का कलेजा निकल जाता है। और फिर तेरे तो इतनी चोट आ गई है। अब तो कुछ दिन के लिए गैराज भी नहीं जा सकता। जाना भी नहीं है, डॉक्टर ने अभी 6 महीने रेस्ट के लिए बोला है। आप चिंता मत करो, पैसों की कोई तंगी नहीं आएगी। मैं कोई काम शुरू कर देती हूँ ताकि घर में थोड़े पैसे आते रहें। तभी सुमन के माता पिता भी दिल्ली से आ जाते हैं। सुमन ने उन्हें फोन पर केशव के एक्सीडेंट की बात बताई थी, जिसे सुनकर वो रह नहीं सके। अब दामाद जी, काम की कोई चिंता मत करो। सुमन ने मेरे से चाट बनाना बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। सुमन बिटिया, तू यहाँ सूरत में दिल्ली वाले गोलगप्पे शुरू कर, वो तो बहुत अच्छे बनाती है। कुछ दिन मैं यहाँ रुक जाता हूँ, जब काम सेट हो जाएगा तब मैं वापस चला जाऊंगा। हाँ पापा, ये ठीक रहेगा। दिल्ली वाले गोलगप्पे यहाँ बहुत अच्छे चलेंगे। हमारे इधर आसपास किसी ने भी दिल्ली वाले गोलगप्पे का काम नहीं शुरू किया हुआ। केशव बेटा, आप सारी चिंता छोड़ दो, पापा और मैं कुछ दिन अब यहीं रहेंगे। शुक्रिया माँ, शुक्रिया पापा, आपने मुझे बहुत हिम्मत दी है। ऐसी बहू और ऐसे समधी सचमुच बहुत नसीब वालों को मिलते हैं। सुमन की सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। केशव को भी अपने सास ससुर के आने के बाद बहुत हिम्मत मिल गई थी। सुमन अपने पापा के साथ सूरत में गोलगप्पे का ठेला शुरू करती है, जिसके ऊपर लिखा था दिल्ली वाले गोलगप्पे। गोलगप्पे के दीवाने तो बहुत लोग हैं और सूरत में तो पानीपुरी के सभी दीवाने हैं। ये देखकर सुमन और उसके पापा ने गोलगप्पे का स्टॉल लगा दिया। उनके बने गोलगप्पे बहुत पसंद किए जाने लगे। सुमन बिटिया, मुझे पता है अब तुम काम अकेले संभाल लोगी। अब हमें चलना चाहिए। सूरज भी अपनी बुआ के घर बहुत दिन से रुका हुआ है। वो उन पर बोल रहा था कि हमारे बिना उदास हो रहा है। हाँ पापा, सूरज बहुत दिन अकेला रुक गया और आपको दिल्ली का भी तो काम संभालना है। वो भी बहुत दिनों से बंद पड़ा है। अब तो मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप मेरी चिंता मत करो। सुमन के माता पिता वापस दिल्ली लौट जाते हैं। उन्हें आए हुए भी बहुत समय हो गया था। अब सुमन अकेली रोजाना गोलगप्पे का ठेला लगाने लगी। वो रोजाना सुबह उठकर गोलगप्पे और बाकी का सामान तैयार करती और बाजार निकलती। कुछ भी कहो सुमन दीदी, आपके गोलगप्पे का जवाब नहीं है। हम सारी सहेलियां रोजाना शाम को स्पेशली मार्केट आपके गोलगप्पे खाने के लिए आती हैं। हाँ सुमन दीदी, ये तो सच है, बहुत टेस्टी गोलगप्पे होते हैं आपके, साथ में खट्टा मीठा पानी, बहुत बढ़िया बनाती हो आप। बस आप सब ग्राहक तारीफ कर देते हो, मुझे काम करने में और प्रेरणा मिलती है। ये लो, इसी बात पर 2 गोलगप्पे फालतू खाओ। सुमन रोजाना ऐसे ही शाम के समय बाजार में ठेला लगाती थी। धीरे धीरे सुमन के गोलगप्पे पूरी सूरत में फेमस होने लगे। अब तो उसे शादियों और पार्टी के भी ऑर्डर मिलने लगे। इस काम में सुमन की सास भी उसकी मदद करती थी। कहीं भी शादियों और पार्टी के ऑर्डर मिलते तो सुमन अपनी सास के साथ जाती और वहां पर अपना स्टॉल लगाती। स्टॉल पर दिल्ली वाले गोलगप्पे लिखा देखकर लोगों की भीड़ सबसे पहले वहीं पर टूटती थी। बहुत अच्छे पैसे कमा लिए सुमन ने। फिर एक दिन सुमन केशव और अपनी सास से बोली, सुनो, अब तो तुम्हारी तबीयत में थोड़ा सुधार हो गया है। मैं सोच रही हूँ तुम गैरेज का काम छोड़ दो, हम गोलगप्पे की एक दुकान खोल लेते हैं। अब तो हमारे पास अच्छे पैसे इकट्ठे हो गए, हम कुछ कारीगर भी रख लेंगे। सुमन, तुमने तो मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। कहते हैं एक आदमी की सफलता में एक औरत का हाथ होता है, और तुमने तो मेरा बहुत साथ दिया है। तुम जैसा चाहती हो हम वैसा ही करेंगे। जीते रहो मेरे बच्चों। सुमन की मेहनत से सब कुछ अच्छा होने लगा। केशव और सुमन बाजार में किराए पर एक दुकान ले लेते हैं, जहां पर वो अपने साथ साथ कुछ कारीगर भी रखते हैं जो इस काम में उनकी मदद करते थे। कहते हैं परिस्थितियां तो जीवन में आती जाती रहती हैं। परिस्थितियों से डरकर नहीं, बल्कि परिस्थितियों का मुकाबला करके ही जीवन को सरल बनाया जा सकता है। जो व्यक्ति संघर्षों से लड़ता है वही ऊंचे मुकाम प्राप्त करता है, जैसा सुमन ने किया। वो परेशानियों से डरी नहीं, बल्कि उनसे बचने का रास्ता ढूंढा।